पाकिस्तान की तरफ से जो आज हरकतें हुई हैं उसके बाद अब सवाल ये कि क्या उसे उसी तरीके से ट्रीट करने की अब जरूरत आन पड़ी है। हालांकि उसे ट्रीटमेंट बखूबी मिल रहा है जिस तरीके की उसकी फितरत है। अमिताभ जी, जो बात आपने कही थी उसके बाद अगर हम इसे और ज्यादा समझने की कोशिश करें, और क्या इस तरह से वो ज्यादा बेपर्दा नहीं हुआ? आप कहते हैं कि नहीं, आप का आतंकवादियों से लेना देना नहीं, फिर आपको दर्द भी होता है, तो इनडायरेक्टली या हम अब तो चीजें खुल गई हैं कि सबको मालूम है। और फिर उसके बाद हम चाइना का आपने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया उसको पहले ही समझा चुका है। उसके बाद हम अमेरिका की बात करें, ट्रंप के स्टेटमेंट्स अलग आ रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है, 2-3 दिन से आ ही रहे थे, तो वे एक वो प्रेशर था। फंडिंग उसकी तमाम जगहों से बंद हो ही रखी है, दिवालिया हो चुके हैं, फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा सेट करना, अपने वहां की जो आवाम है उसको बरगलाना, दिखाना कि हम कम नहीं है, कुछ यही चल रहा है। जी देखिए, मैं नाम मेरे स्मरण से निकल रहा है, अभी मैं जोशी जी से चर्चा कर रहा था। पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो पाकिस्तान के लंबे समय तक राजदूत रहे। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है पाकिस्तान पर। एक बार मैं उनसे जब मिला और बातचीत हुई तो उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादी चीजों पर कुछ बातें कही। उन्होंने कहा ये एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां कौमी तंजीमों को अपनी अपनी फौज बनाने की आजादी है। कौमी तंजीमें अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी के लिए भर्ती कैंप लगाती हैं और सरकार वहां पानी बिजली मुहैया कराती है, सुविधा। बताइए ऐसा देश कैसे चल सकता? पाकिस्तान में जो तंजीमें सरकार और वहां के प्रधानमंत्री को भी घुटनों के बल चलाती हैं, वो तंजीमें जब जब चुनाव में गई तो 2 सीट नहीं जीती, और जिसने चुनाव जीता उसकी चली नहीं। ये भी देखिए, वो स्वतंत्र नहीं रहा, चाहे शरीफ रहे हो और चाहे अब इमरान हो, ये पपेट रहे। पाकिस्तान की तीसरी समस्या ये कि आर्थिक तंगहाली ने, बदहाली ने उसको अपनी संप्रभुता गिरवी रखने के लिए विवश कर दिया। तो वो कभी चीन की गोद में बैठकर कुछ पा जाता है, चीन से चॉकलेट मिल जाती है, उसको खाता है, फिर जब उसका स्वाद खत्म हो जाता है तो यूएस की गोदी में चला जाता है, वहां से एक लॉलीपॉप ले आता है, थोड़ी देर उसको चूसता है ना। तो कुल मिलाके ऐसा देश है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी ताकत भी है, उसके पास खोने को कुछ नहीं। मसूद अजहर कहे तो प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए, वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। वो ऐसा मुल्क है जहां जो वो क्या नाम था उनका सेनाध्यक्ष जो बाद में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। पूरी दुनिया चिल्लाती रही कि इनको उम्र कैद दे दो, फांसी ने बोला नहीं, इसको चौराहे पे फांसी देंगे। मुशर्रफ ने इनका नवाज शरीफ पर तख्ता पलट दिया, फिर मुशर्रफ का भी तख्ता पलट गया, वो जान बचा के भागे। उस देश से आप क्या उम्मीद करते हैं? कोई सेंसिबल बात की उम्मीद करते हैं क्या? मूल बात इतनी सी है मित्र। ठीक, हमारे साथ रावत जी भी जुड़ गए, कर्नल, वो रिटायर्ड कर्नल हैं एस रावत जी। हम उनसे हालांकि सुबह से हम बात कर भी रहे हैं, लेकिन रावत जी, अगर हम आज पूरे दिन की एक्सरसाइज देखें और जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद अब आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं? जी जीनत, अगर हम देखें सुबह सुबह जो इंट्रूजन की एक्टिविटी करी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जी, एक तरफ से पाकिस्तान सरकार कहती है, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत के ऊपर अपने समय पे अपनी तरफ से डिसाइड करके एक अटैक करें, उसमें भी उनको अपना सक्सेस नहीं मिल पाता और एक प्लेन खो देते हैं। दुखद ये रहा कि हमारा भी एक प्लेन गिर गया। तो ये जो एक्शन रहा उनकी तरफ से, ये एक हैज़र्ड एक्शन था, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एक एक्शन लिया गया। इस एक्शन के पीछे, जैसे अभी अग्निहोत्री साहब बता रहे थे, रीज़न सिंपल है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, वहाँ कोई सोच नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है वो हमेशा से ये रही है
कि जो गद्दी पे बैठा उसने पिछले गद्दी वाले को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया। तो ये लोकतंत्र की पृष्ठभूमि नहीं है, ये पृष्ठभूमि है ऑटोक्रेसी की, कि जिसका जैसा मन किया वो रूलर ने डिसाइड किया कि मैं कैसे देश को चलाऊंगा। तो उसमें देश की ना तो कोई पॉलिसी है, ना वो पॉलिसी पे एक्ट कर पा रहा है। पाकिस्तान इसी तरीके के हैफ्जर्ड डिसीजन लेता रहेगा। पाकिस्तान में चलती उनकी देश में सेना की है, तो सेना को अपना वर्चस्व कायम रखना है, तो वो उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए हर तरह की कोशिश करेगा। उसके पास क्या है? उसकी जो अपनी सेना है वो इस टाइम पे डीमोटिवेटेड सेना है। आप सोचिए 2001 से पहले वो सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती थी, उनको आगे बढ़ाती थी। जब सितंबर 11 का इंसिडेंट हुआ अमेरिका में, उसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव डाला और उसी सेना ने उन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। तो आतंकवादियों ने भी रिटेलिएट किया, सबके सब तो उनकी सुनेंगे नहीं, उन्होंने वहीं पे अटैक करने शुरू कर दिए। तो इसी को पाकिस्तान कहता है कि हम भी आतंकवाद से ग्रस्त हैं। वो ये भूल जाता है कि विश्व को ये जानकारी है कि वो जिस आतंकवाद से ग्रस्त है वो उनका अपना बढ़ाया हुआ, अपना पैदा किया हुआ आतंकवाद है। जीनत, एक बात और मेरे जहन में आती है, जो बात रावत साहब ने कही उसी को थोड़ा सा और उसका खुलासा करूं। मैं तो बड़ा कॉमन आदमी हूं, ना रक्षा विशेषज्ञ हूं, ना विदेश नीति का विशेषज्ञ, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं भारत का। पाकिस्तान में जो 15-20 साल के लड़के भर्ती होते हैं जिहादी तंजीमों में, इनको जो ट्रेनिंग देते हैं, मौलाना ट्रेनिंग दे लेंगे क्या? नहीं ना, कुरान की ट्रेनिंग तो है नहीं जो मौलाना पढ़ा देंगे। ये एसएलआर और मशीन गन और तोप और टैंक और बारूद और गोला, इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के आर्मी के ही लोग दे रहे हैं। भाई ये कोई छुपी हुई बात है क्या? कोई गुप्त बात है क्या? इट्स ए ओपन सीक्रेट, एवरीबॉडी नोज। इसके लिए क्या सबूत चाहिए आपको? आखिर उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा? अरे भाई मसूद अजहर कोई इजराइल में नौकरी करके आया था क्या? इजराइल की सेना में कि मोसाद में रहे थे वो डायरेक्टर? ये वही भारत पाकिस्तान की सेना है जो ट्रेनिंग दे रही है। एक बड़ा लोकप्रिय जुमला है अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान को 3 चीजें नियंत्रित करती हैं, अल्लाह, अमेरिका और आईएसआई। अल्लाह मतलब अल्लाह के नाम पर होने वाला जो उन्मादक प्रचार है वहां का। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के पास कुछ खोने को नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और यही उसकी ताकत भी है, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं किसी भी फ्रंट पर। जब पूरा के पूरा देश फिदायीन हो जाए तब तो अल्लाह ही मालिक है। जब वो जान ही गए कि जी के भी क्या कर लेंगे, होना यही है, कहीं मसूद अजहर कान पकड़ेगा तो कहीं कोई कान पकड़ता है। और रावत साहब, मैं कहूं जोशी साहब, मैंने दुनिया के किसी प्रधानमंत्री को इतना कमजोर नहीं देखा जितना पिछले 30 वर्ष में पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को कमजोर देखा है। भारत में दरोगा उनसे ज्यादा कमर की हड्डी सीधी रख लेता है, रीढ़ की हड्डी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मतलब 4 तरफ से रस्सी में बंधा हुआ व्यक्ति जिसको सब अपनी अपनी तरफ से खींच रहे हैं। जोशी साहब, ठीक बात है? बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इस बात पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, ये जो जैश ए मोहम्मद है, ये जो एलईटी है, ये किसके विंग है? जैसा कि अग्निहोत्री साहब ने बताया कि इनको पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है और ये पाकिस्तान की आर्मी के विंग है जो वो लॉन्च करता है। एक तरह से उसने अपनी छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे के और सस्ते पे उनको आउटसोर्स करके वो आउटसोर्स लड़ाई लड़ रहा है जिहाद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, ठीक है, और उनको यूज कर रहा है एक शांतिप्रिय देश में अराजकता फैलाने में,
आतंकवाद फैलाने में और वहां के लोकल्स को भी उसी तरह से मिसगाइड और आकर्षित कर रहा है उनके मंसूबे में कामयाब होने पर। जी जी जोशी साहब, क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा बड़ा सिंपल है। रावत साहब, जी जोशी साहब, वो यही सोच के चलता है कि जो 71 की लड़ाई में जो उनका बंटवारा हुआ था वो भी उसी तरह की कोई कार्रवाई हमारे साथ भी कर। नहीं, अब सोचने को हर आदमी स्वतंत्र है। जो आदमी रात में एक पाउच पी लेता है वो कुछ भी सोच लेता है, उसका कोई मतलब नहीं पाकिस्तान क्या सोचता। रावत साहब, हम लोगों ने देखा हमारे यहां राज्य सरकारें नगर पालिका में, स्वास्थ्य विभाग में, ट्रांसपोर्ट विभाग में संविदा पर कर्मचारी रखते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 17.5 लाख संविदा पर कर्मचारी हैं। एजेंसियां हायर कर लेते हैं, वो आउटसोर्स करती रहती हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इकलौता शायद मुल्क होगा जो ये कहता है कि वी आर ए डेमोक्रेसी, जो इमरान क्लेम करते हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनकी तो बात ही छोड़ दी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, और वो पहला देश है जिसने अपने यहां सेमी डिफेंस, सेमी मिलिट्री ऑन संविदा खड़ी कर दी। गांव गांव, जंगल जंगल, ढिया ठिया, सब जगह 10-10, 20-20, 50-50 मुरैठा बांधे लोग और उनके कंधे पर एक एक पाकिस्तान सेना की हाई ब्रीड की राइफल और वो हथियार। रावत साहब, हम इसको अगर पीछे जाएं, हिस्ट्री को देखें, तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी कहने के नाम पे है। वहां जो चल रहा है, हम अभी उसी को डिस्कस कर रहे थे कि कभी वहां पे सेना भारी है और थोड़े टाइम के लिए वहां पे लोकतंत्र से चुनी गई सरकार आती है और वो अपना अगर मजबूती दिखाने की कोशिश करती है, जो शायद नवाज शरीफ साहब ने करी थी, तो उनको फिर हटा दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब को अभी जेल में डाल दिया गया है। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत बुरी है। हम दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले इलेक्शंस में रहा है वो रहा है करप्शन को टैकल करने का। क्या पाकिस्तान के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें करप्शन को डील किया जाएगा या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? पता नहीं। उनके जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी आज के डेट में क्या फाइनेंशियल स्टेटस है वो किसी को नहीं पता, मगर सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो उसी के को पॉसिबिलिटी है जिसके हाथ में पावर है। अब हम दूसरे पे आते हैं। जब आपके लीडर करप्ट हो गए, पॉलिटिकल लीडर करप्ट हो गए, आपके मिलिट्री लीडर्स करप्ट हो गए, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा? उनकी हालत तो भिखारियों के बराबर है। जब इतनी गरीबी है, जब इतनी लाचारी है, तो आप किसी भी घर में चले जाइए, जो भूखा मर रहा है, अगर आप उसे कहें कि तेरे को 3 समय का हम भोजन देंगे, तू हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम हमारे साथ ये गन उठाओ और ये काम करो, तो वो वैसे ही जाने को तैयार होगा। मगर पाकिस्तान जो उसने तो एक ये आतंकवाद की फैक्ट्री लगा रखी है, वो उस विचारधारा को बढ़ा रहा है। वो उन बच्चों को एक पब्लिक क्लियर से, पब्लिक इंफॉर्मेशन से दूर रख के उनको इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। उनको हमेशा इस चीज़ का विश्वास दिलाया जाता है कि आप एक ये इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें अगर आप शहीद हुए तो आपको जन्नत नसीब होगी। तो बेचारा जो छोटा सा एक बालक है वो सोचता है यहाँ तो मैं गरीबी में जी रहा हूँ, अगर मेरे को मरने के बाद जन्नत मिल जाए तो उसको लगता है मैंने अब शायद यही अच्छा किया। तो इस तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो मिस एजुकेशन है, वो उनको इस तरह की ज़िंदगी लीड करने के जरिए। अब दूसरी तरफ से आप देख लीजिए, अगर एक पाकिस्तान युद्ध लड़ना चाहे, जो 1971 के बाद आपने कहा कि पाकिस्तान की क्या सोच थी, अगर वो एक युद्ध लड़ना चाहे तो उस पर खर्चा होगा, उसमें पाकिस्तान आर्मी एक्सपोज होगी कि वो क्या जीत पाएगी या जैसे उसने 3 लड़ाइयाँ हारी वैसे हार जाएगी। तो उनके लिए लो कॉस्ट अफेयर क्या है? उनके लिए लो कॉस्ट अफेयर ये है कि ह्यूमन, जो उनके पास भी ह्यूमन फोर्स है, उसको यूटिलाइज करे,
भारत के अंदर घुस के यहाँ के नागरिकों के मिल के हमारे को डिस्टर्ब करें, ताकि हमारा जो जितना तंत्र है वो इंसर्जेंसी से लड़ने में हो जाए और हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी ग्रोथ है, वो हैम्पर हो जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ वो ये नहीं समझ पाते कि क्या वो खुद ग्रो कर पा रहे हैं। फिर वही बात, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन उनके पास खोने को ही कुछ नहीं, तो उनको लगता है कि चलिए हम तो बर्बाद हैं ही, कम से कम भारत को तो है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। यही विचारधारा है मानसिक, अगर उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। इस महा कवरेज की अगर हम बात करें दिन भर जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।